नमस्ते, आपका स्वागत है। आज का चैप्टर है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024। आज के इस चैप्टर में 21 फरवरी 2024 के जीके जीएस से संबंधित चारों शिफ्ट के कुल 80 प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो चलिए उन्हें हल करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कलईगनर, मगालीर, उरिमाई, थोगाई, ठिट्टम पहल शुरू की? तो पहले तो यह पहल शुरू की गई थी तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में यह पहल शुरू गई थी एम के स्टालिन द्वारा, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु राज्य के। इस योजना का उद्देश्य क्या था? राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना इस योजना का उद्देश्य था। इस योजना में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी पात्र महिला मुखिया को, यानी कि परिवार की जो महिला मुखिया होती थी उसे प्रति माह 1,000 रुपए दिए जाते हैं। यह योजना शुरू कब की गई? तो 15 सितंबर 2023 को सीएन अन्नादुराई की जयंती पर इस योजना की शुरुआत की गई। यहाँ पर आपको ये बता दूं कि यह योजना तमिलनाडु के दिवंगत मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के नाम पर रखी गई है, जिन्हें कलईगनर भी कहा जाता था। देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन द्वारा राज्य में कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गईं। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं, जिसमें मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, जो कि 15 सितंबर 2022 को शुरू की गई। देखिए, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना यह कौन सी, इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को मुफ्त सुबह का नाश्ता प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य था। दूसरा है पुदुमई पेन योजना। इस योजना को 5 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया। इस योजना का उद्देश्य था कि जितने भी सरकारी स्कूल में कक्षा 6 से 12 तक के छात्र पढ़ने वाले हैं, उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करें, इसलिए उन्हें मासिक 1,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती थी। इसके बाद आते हैं उंगलूदन स्टालिन, जो कि 15 जुलाई 2025 को शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य था कि सरकारी सेवाओं को लोगों के घर घर तक पहुंचाना और उनकी शिकायतों का निवारण करना था। फिर इसके बाद आते हैं चौथी ई मुन्नेट्रम और आईटी ननबन वेबसाइट, जो कि 22 अक्टूबर 2021 को लॉन्च की गई। और इस योजना का उद्देश्य था कि विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा कार्यान्वित विकास परियोजना की निगरानी करना और तमिलनाडु में आईटी क्षेत्र को बढ़ावा देना। तो यह महत्वपूर्ण कुछ योजनाएं थी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन द्वारा, जो कि शुरू की गई। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हर्षवर्धन राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? तो आपका सही जवाब होता है 2 विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था। देखिए, हर्षवर्धन राजवंश यह 2 प्रकार के विशिष्ट प्रदेशों में विभाजित था। एक था प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित क्षेत्र और दूसरा था सामंती राज्य। तो प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित क्षेत्र यह सीधे सम्राट हर्षवर्धन और उसके केंद्रीय प्रशासन के नियंत्रण में रहते थे। और सामंती राज्य ये वे राज्य और साम्राज्य थे जो हर्षवर्धन की अधीनता स्वीकार करते थे और उसमें अपनी निष्ठा रखते थे। दलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो दलीप ट्रॉफी संबंधित है आपके क्रिकेट से। क्रिकेट से यह संबंधित है में खेले जाने वाली एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है, जिसका नाम भारतीय क्रिकेटर कुमार श्री दलीप सिंह जी के नाम पर रखा गया है। भारत में किसानों पर ग्रीन रेवोल्यूशन के असर के बारे में नीचे दिया गया पढ़ें। पहले दिया गया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत से किसानों को अपनी इनकम बढ़ाने में मदद मिली। बी, किसानों ने अपनी सरप्लस इनकम को खेती की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। गलत बात और कथनों को पहचाने। देखिए, इस प्रश्न को समझना होगा। यहाँ पर इसने क्या कहा है? गलत बात कथनों को पहचाने। यहाँ पर आपको गलत बात और कथनों को पहचानना है और उसके बाद ही आपको यहाँ से आंसर देने हैं। तो चलिए देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी इनकम बढ़ाने में मदद मिली। ये भी सही है, क्योंकि हरित क्रांति से ही किसानों को अपनी खेती से काफी लाभ मिलने लगे थे। तो किसानों ने अपनी सरप्लस इनकम को खेती की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। यह कथन भी सही है।
किसानों ने की जब इनकम बढ़ी आय से, तो उन्होंने खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले और भी सामग्री जैसे कि ट्रैक्टर खरीदे, हैंडपंप खरीदे, तो इस तरह से वो अपनी खेती की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का इस्तेमाल किया। तो यह दोनों ही कथन सही है, ना कि गलत है। तो अब हमें इसका आंसर देना है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होता है आपका 2 नंबर का है, ना तो ए गलत है और ना ही बी गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मध्य प्रदेश में 9 अगस्त 2023 तक जन धन खाता प्रदान किए गए परिवारों की संख्या। तो मध्य प्रदेश में 9 अगस्त 2023 तक कितने जन धन खाते प्रदान किए गए, तो उनकी संख्या देखी जाए तो कुल आपका सही जवाब होता है 100%। जन धन योजना के तहत 9 अगस्त 2023 तक मध्य प्रदेश में जन धन खाता प्रदान किए गए परिवारों की संख्या के संदर्भ में सरकारी रिपोर्ट और आधिकारिक स्रोतों के अनुसार यह लक्ष्य लगभग 100% हासिल किया जा चुका है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किसके लिए प्रसिद्ध वादक थे? किसके प्रसिद्ध वादक थे? तो आपका सही जवाब होता है शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई के प्रसिद्ध वादक हैं, इन्हें शहनाई को भारतीय शास्त्रीय संगीत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। वह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स, 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी की पूर्व संध्या पर इन्होंने लाल किले पर शहनाई वादन किया था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? तो यहाँ पर होता है आपका अनुच्छेद 200। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन भारत के राष्ट्रपति को हर 5 साल में या कहें अधिक आवश्यक समझे जाने पर ही करना होता है। इसकी प्राथमिक भूमिका केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्त संबंधों को परिभाषित करती है। यह संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण और राज्यों के बीच उस आय के आवंटन की सिफारिश करते हैं। आयोग उन सिद्धांतों पर भी सिफारिश करता है जिनके आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि पहला वित्त आयोग कब गठित हुआ था, तो 1951 में, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो के सी नियोगी यह पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वर्तमान में 16वां वित्त आयोग जो कि 2023 में गठित हुआ, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। हरित क्रांति को निम्नांकित में कहा जा सकता है, तो आपको पता ही है हरित क्रांति जो कि कृषि क्रांति के नाम से जानी जाती है, इसे ही हरित क्रांति भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? तो यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 20 के तहत। अनुच्छेद 20 में इसे अपराधों के लिए दोष और सिद्ध के संबंध में भी संरक्षण कहा जाता है। अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। इन तीनों को ही हम लोग पढ़कर समझते हैं। देखिए, पहला है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। और तीसरा है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से यह 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है उन व्यक्तियों को जिन व्यक्तियों को अपने खुद के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किस खेल में भाग लेने वाले को मुक्केबाज कहा जाता है? सही जवाब होता है आपका मुक्केबाजी। इसी खेल में भाग लेने वाले को मुक्केबाज कहा जाता है। देखिए, सारे क्वेश्चन ऐड की वेबसाइट से लिए गए हैं। लावणी नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होता है महाराष्ट्र से संबंधित है। लावणी नृत्य शैली महाराष्ट्र से संबंधित और भी कई लोक नृत्य हैं। चलिए इसे एक ट्रिक या कहानी के माध्यम से याद करेंगे। देखिए, यह ट्रिक है। एक कोली ने ढोलकी पर लावड़ी गाने के लिए दही कला की लेजिम बजाई और तमाशा दिखाया।
तो यह ट्रिक है। इस ट्रिक से हम क्या याद करते हैं कि एक कोली, कोली अर्थात कोली नृत्य होता है जो कि मछुआरे समुदाय का नृत्य होता है। ढोलकी पर लावड़ी गाने के लिए, लावड़ी, यह लावड़ी नृत्य है। यह महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध श्रृंगार रस प्रधान नृत्य है। फिर दही कला की लेजिम बजाई। देखिए दही कला, दही हांडी, यह एक धार्मिक नृत्य है जो भगवान की लीलाओं पर आधारित होता है, जो हर साल जन्माष्टमी के अवसर पर मनाया जाता है। लेजिम बजाई, लेजिम नर्तक लेजिम नामक वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। यह एक स्फूर्तिदायक व्यायाम वाला नृत्य है। लेजिम बजाई, लेजिम अर्थात आपको यहाँ पे देखना है कि यह लेजिम बजाई मतलब यह कोई वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग करते हैं यह लेजिम नर्तक। इसके बाद आता है तमाशा। तमाशा दिखाया अर्थात यह एक लोक नाट्य कला है जिसमें नृत्य शामिल होता है। तो यह महाराष्ट्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य थे जिसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। भारत में नृत्य के लिए सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। यह भारत में नृत्य के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन से पड़ोसी देश कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे? तो आपका सही जवाब होता है पाकिस्तान और बांग्लादेश। यह दोनों ही कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर थी राजस्थान की। तो देखिए राजस्थान में 52.12% थी 2011 की जनसंख्या दर, जिसमें उत्तर प्रदेश में 57.18%, झारखंड में 56.21%, वहीं केरल में सबसे अधिक 92.07% थी। देखिए यदि भारत में सभी राज्यों की बात की जाए, जो कि यहाँ पर विकल्प में बिहार का नाम नहीं दिया गया है, यदि क्वेश्चन में आता है कि सबसे कम साक्षरता दर महिला की किस राज्य में थी, तो वह थी बिहार में। बिहार में अगर बात करें तो बिहार की जो साक्षरता दर थी वो 51.50% थी, जो कि सभी राज्यों से कम है। देखिए 2011 की जनगणना से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए 2011 की जनगणना यह देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना और आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना ये 31 मार्च 2011 को केंद्रीय गृह सचिव और भारत के महापंजीयक द्वारा जारी की गई थी। 2011 की जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त उस समय थे श्री चंद्रमौली, और इनके अधीन ही 2011 की जनगणना का आयोजन किया गया था। इस जनगणना को 2 चरणों में आयोजित किया गया था। एक था मकानों का सूचीकरण और जाति जनगणना, और यह जनगणना SECC 1931 के बाद पहली बार 2011 में आयोजित की गई थी। देखिए SECC का फुल फॉर्म है सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना। यह पहली बार 1931 में आयोजित की गई थी और इसके बाद 2011 में आयोजित की गई। तो यह जानकारी थी 2011 की जनगणना की। चलिए आगे देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो आपका यहाँ पर सही जवाब होता है रतन टाटा। रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित यह पहला उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 प्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन श्री रतन टाटा को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्रियों देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने 19 अगस्त 2023 को उनके मुंबई स्थित आवास पर उन्हें प्रदान किया था। भारतीय खिलाड़ी अनंका अलंका मोनी कौन सा खेल खेलती हैं? सही जवाब आपका है स्क्वैश। भारतीय खिलाड़ी अनंका अलंका मोनी यह स्क्वैश खेलती हैं। वह एक पेशेवर भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था, और 2014 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सेवा कर जो टेलीफोन सेवाओं, स्टॉक ब्रोकरों, हेल्थ क्लबों, ब्यूटी पार्लरों, ड्राई क्लीनिंग सेवाओं आदि जैसी सेवाओं पर लगाए जाने वाला कर है, तो यह कब लगाया गया? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होता है 1994 से 95 के समय पर यह कर लगाया गया। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए भारत में सेवा कर वित्तीय अधिनियम यह 1994 के तहत, यानी कि 1994-95 वित्तीय वर्ष में शुरू किया गया था।
शुरुआत में यह केवल 3 सेवाओं पर लगाया गया था, जिसमें टेलीफ़ोन सेवाएँ थीं, स्टॉक ब्रोकरेज और सामान्य बीमा। इससे संबंधित कुछ और जानकारी है। देखिए, सेवा कर यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो सेवा प्रदाताओं द्वारा ग्राहकों से एकत्र किया जाता है और सरकार के पास जमा किया जाता है। यह कर डॉक्टर राजा चेलिया समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू होने के बाद सेवा कर को अन्य कई अप्रत्यक्ष करों के साथ जीएसटी में समाहित कर दिया गया है। सरोजनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। तो वह कार्य उन्होंने किया था 1925 ईस्वी में। सरोजनी नायडू ने वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की वह अध्यक्ष बनी थीं। इसका एक कुछ ऐतिहासिक महत्व था, तो वह क्या था कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थीं। उनसे पहले 1917 में एनी बेसेंट, जो कि आयरिश मूल की महिला थीं, वह कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। इसलिए सरोजनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला, लेकिन पहली भारतीय महिला थी। इनकी अन्य भूमिकाएं क्या थी? वह एक महान काव्यत्री भी थीं, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता के बाद वह उत्तर प्रदेश के तत्कालीन संयुक्त प्रांत की पहली महिला राज्यपाल बनी थीं। लद्दाख और तिब्बती समुदाय में मनाए जाने वाला लोसर त्योहार यह वर्ष का प्रतीक है। तो आपका सही जवाब होता है नव वर्ष का प्रतीक है यह लोसर त्योहार, जो लद्दाख और तिब्बती समुदाय में मनाया जाता है। 2023 तक दीपिका देशवाल यहाँ तीसरी बार भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय हैं। तो आपका सही जवाब होता है संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने वाली वह सबसे कम उम्र की भारतीय हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध लड़ाई मंगल पांडे की फांसी से संबंधित है? तो वह युद्ध था 1857 का भारतीय विद्रोह। देखिए, मंगल पांडे की जो फांसी थी यह 1857 के भारतीय विद्रोह से संबंधित है। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ दिए गए हैं। यह घटना थी, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी, जो कि बंगाल में है, वहां ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करके विद्रोह की शुरुआत की थी। और यह विद्रोह हुआ क्यों था? यह एक नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में कथित तौर पर गाय और सूअर की चर्बी के इस्तेमाल के कारण भड़का था, जिससे भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी। इसका परिणाम क्या होता है कि इस विद्रोह के लिए मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी जाती है। मंगल पांडे की शहादत ने 1857 की व्यापक विद्रोह की चिंगारी को हवा दी, जो बाद में एक बड़े युद्ध या लड़ाई के रूप में फैला था। तो यह थी इस क्वेश्चन की जानकारी। आगे देखते हैं। में से किसे भरतनाट्यम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया था? तो आपका सही जवाब होता है राधा श्रीधर को सम्मानित किया गया था। देखिए, संगीत नाटक अकादमी ने भरतनाट्यम नृत्य शैली में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए कई कलाकारों को सम्मानित किया है। हालांकि भरतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुछ सबसे प्रसिद्ध और हाल ही के कलाकारों के नाम यहाँ पर वर्षों के साथ आपको दिए गए हैं, जिन्हें आपको पढ़ना है। तो आप इसी वीडियो को रोककर पढ़िए और उसके बाद आगे बढ़ जाइए। क्रिकेट में एक शॉट जिसमें बल्लेबाज बल्ले को लंबवत घुमाता है और गेंद को इस तरह मारता है कि वह जमीन के पास रहे। गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच मारा जाता है। तो इसका सही आंसर होता है ऑफ ड्राइव। बल्लेबाज जब बल्ले को लंबवत यानी सीधा घुमाता है और गेंद को वह जमीन के पास रहते हुए इस तरह मारता है कि गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच मारा जाए, तो उसे ऑफ ड्राइव कहते हैं। रणजीत सिंह गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सही जवाब है आपका हॉकी से संबंधित है रणजीत सिंह गोल्ड कप। यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में पाटलिपुत्र यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना किसके नेतृत्व में बनाई गई थी? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होता है पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में यह योजना बनाई गई थी। देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच की थी और यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना और इस योजना ने देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए
5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% तक की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस योजना में भारी उद्योगों, खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय को 24% तक राशि व्यय की गई। द्वितीय प्राथमिकता इसमें यातायात के संचार को दी गई, जिसमें 28% की राशि व्यय की गई। इससे संबंधित कुछ अनेक महत्वपूर्ण बृहद उद्योग जैसे कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कथा भाम कलापम से कौन सी नृत्य शैली जुड़ी है? तो आपका सही जवाब होता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य शैली कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की यह कथा है, भाम कलापन की नृत्य शैली से जुड़ी है। आपको पता है कि कुचिपुड़ी भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। निम्नलिखित में से राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? आपका सही जवाब होता है ऑप्शन सी 250। ये इतनी अधिकतम संख्या होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्यों की। देखिए, राज्यसभा की अधिकतम संख्या होनी चाहिए सदस्यों की। यह संख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत निर्धारित की गई है और जिसका विभाजन इस प्रकार से किया गया है, जिसमें 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि जो कि निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्यों की संख्या 245 है। विश्व बैंक के अनुसार 2011 और 2019 के बीच भारत में अत्याधिक गरीबी में कितनी कमी आई? आपका सही जवाब होता है 12.3% की कमी आई। देखिए, वर्ल्ड बैंक पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर के अनुसार 2011 और 2019 के बीच भारत में अत्याधिक गरीबी दर 12.3% अंक कम हुई है। अत्याधिक गरीबी को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा पर प्रतिदिन 1.90 अमेरिकी डॉलर यानी कि क्रय शक्ति क्षमता 2011 पीपी के आधार पर से कम पर जीवन यापन करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारतीय मूल की पुलिस अधिकारी कैप्टन प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो मई 2023 में पुलिस विभाग में शीर्ष पद संभालने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बनी। तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में यह पहली दक्षिण एशियाई महिला बनी है। 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की है? आपका सही जवाब होता है कतर ने इसकी मेजबानी की है। फीफा विश्व कप 2022 का 22वां फीफा विश्व कप था और यह 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक चला था। 2022 में विजेता टीम थी अर्जेंटीना और उसकी जो उप विजेता टीम थी वो थी फ्रांस। बोहाग बिहू को और भी कहा जाता है, वह और किस नाम से जानी जाती है बोहाग बिहू? तो आपका सही जवाब होता है रोंगाली बिहू के नाम से भी बोहाग बिहू को जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण और रंगारंग त्योहार है जो असमिया नववर्ष और वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक होता है। इसे कभी कभी 7 बिहू भी कहा जाता है क्योंकि यह 7 दिनों तक मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने जनवरी 2023 में राज्य की महिला निवासियों को सरकारी नौकरी में 30% 36 आरक्षण प्रदान करने वाला कानून पारित किया? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। देखिए, जनवरी 2023 में उत्तराखंड की राज्य सरकार ने राज्य की महिला निवासियों को सरकारी नौकरियों में 30% तक 36 आरक्षण प्रदान करने वाला कानून बनाया। इस कानून को उत्तराखंड लोक सेवा यानी महिलाओं के लिए 36 आरक्षण अधिनियम 2022 के नाम से जाना जाता है। किस देश ने 2022 फीफा विश्व कप जीता? अभी आपने पीछे पढ़ाई है अर्जेंटीना। इसने 2022 का फीफा विश्व कप जीता और उसकी जो उप विजेता थी वह थी फ्रांस। भारत के संविधान के अनुसार किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, युद्ध या बाहरी आक्रमण जैसी किसी बाहरी आपात स्थिति के दौरान भारत के संविधान के अनुसार कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। मेक इन इंडिया 25 सितंबर को लॉन्च किया गया। 25 सितंबर कब? 11, 14, 15, 16। आपका सही जवाब होता है 2014। 25 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह लॉन्च किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को वैश्विक निर्माण और निवेश का एक प्रमुख केंद्र बनाना। अंकिता रैना निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है?
का सही जवाब होता है टेनिस का खेल खेलती है अंकिता रैना। यह भारत की एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। से पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करना है, तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में सही जवाब होता है आपका धन। देखिए, विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करने का अर्थ होता है कि मुद्रा का उपयोग वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री के लिए एक मध्यवर्ती उपकरण के रूप में काम किया जाता है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है? आपका सही जवाब होता है जर्मनी ने जीता है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 FIH का जर्मनी ने अपने फाइनल मुकाबले में बेल्जियम को हराया। बेल्जियम यह उपविजेता टीम थी। तीसरा स्थान था नीदरलैंड का। और भारत में इस FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी ओडिशा राज्य ने की थी। नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होता है तेलंगाना राज्य से संबंधित है। यह तेलंगाना के राज्य गोंड और कोलाम जैसे आदिवासी समुदाय द्वारा दशहरा और दीपावली के त्यौहार के दौरान किए जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है, जिसे अक्सर गुसाड़ी नृत्य के साथ मिलकर डांडारी गुसाड़ी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस गायिका को 19 भाषाओं में फिल्म पार्श्व गायन में उनके योगदान के लिए 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? आपका सही जवाब है वाणी जयराम को। देखिए, वाणी जयराम को 19 भाषाओं में फिल्म पार्श्व गायन के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वाणी जयराम ने अपने 5 दशक के करियर में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और मराठी सहित 19 से अधिक भाषाओं में 10,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हैं। 1 अक्टूबर 2022 से भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब होता है आर वेंकट रमणी। 1 अक्टूबर 2022 से भारत के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी के रूप में आर वेंकट रमणी को नियुक्त किया गया है। उन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। वह भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल है और उनकी नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए की गई थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? तो आपका सही जवाब होता है चौथी पंचवर्षीय योजना। यह इंदिरा गांधी के नेतृत्व में की गई थी। इसकी चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वह थी 1969 से 1974 तक। यह योजना 1966 से 1969 के योजना अवकाश के बाद शुरू की गई थी। हरेली, कजरी और मड़ई त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यूं तो अगर देखा जाए तो यह तीनों ही त्योहार में से एक त्योहार उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है। तो इस तरह से अगर इन तीनों त्योहार को आप किसी एक राज्य से संबंधित रखेंगे तो वह होगा छत्तीसगढ़। यह तीनों ही त्योहार हरेली, कजरी और मड़ई छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित हैं। इस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है और इसका सूत्र PbSO_4 है। तो देखिए, कार बैटरी में PbSO_4 सूत्र वाला जो रासायनिक सूत्र यौगिक होता है उसे लेड सल्फेट कहते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है? तो भारत की 2011 की जन सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, आपको पता है कि अगर राज्य की बात करें तो केरल सबसे अधिक साक्षर है। देखिए, यहाँ पर दिए गए विकल्पों के अनुसार भारत की जनगणना के अनुसार 2011 की सबसे अधिक साक्षर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश गोवा है, जिसकी साक्षरता दर 88.70% है। प्राचीन भारत में तमिल क्षेत्र में साधारण हल चलाने वाले को क्या कहा जाता था? तो देखिए, प्राचीन भारत तमिल क्षेत्र यह संगम काल के दौरान का समय था, जिसे साधारण हल चलाने वाले को उझावर कहा जाता था। उझावर यह वो होते थे जिनके पास छोटी भूमि होती थी, जो अपनी छोटी सी भूमि पर हल चलाकर अपना काम करते थे। तो वहीं पर जो वेल्लार होते थे, यह बड़े जमींदार या फिर यूं कहें कि यह इनके पास अधिक जमीन होती थी और ये अधिक खेती करने वाले होते थे। अब देखें तो यहाँ पर कदे, सियार और अदी माई यह भूमिहीन मजदूर होते थे, दास थे, जो दूसरों के खेतों में काम करते थे। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह का आह्वान किया।
जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया था। रॉलेट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया था। तो महात्मा गांधी ने 1919 में इसके विरुद्ध एक सत्याग्रह का आह्वान किया था। इसका उद्देश्य था इस रॉलेट एक्ट का कि मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया जाए और राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए किया गया था। तो इस तरह से आपके दिए गए ऑप्शन में यहाँ पर आता है मौलिक अधिकार। देखिए, यह 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में सत्याग्रह का आह्वान किया था और यह सत्याग्रह पूरे देश में बड़े पैमाने पर हुआ था। रॉलेट एक्ट, जिसे कहा जाता था न अपील, न दलील, न वकील का कानून। भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति यह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। देखिए, राज्यसभा भारतीय संसद का सबसे उच्च सदन होता है, जिसे राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। प्रसिद्ध भरतनाट्यम प्रतिपादक और कला क्षेत्र की संस्थापक रुक्मणी देवी अरुणडेल को यह सम्मान प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था 1956 में। इस भारतीय राज्य ने 2023 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी की। जैसे कि अभी आपको आगे बताया गया था, वह था ओडिशा। 2023 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत के ओडिशा राज्य ने की थी। संसदीय समिति की रिपोर्ट की अध्यक्षता कौन करता है? जिसने कोविड-19 महामारी, वैश्विक प्रतिक्रिया, भारत का योगदान और आगे का रास्ता रिपोर्ट तैयार की। तो यहाँ पर वह व्यक्ति कौन है जिसने कोविड-19 महामारी, वैश्विक प्रतिक्रिया, भारत का योगदान और आगे का रास्ता जैसी रिपोर्ट तैयार की थी? जो सही जवाब आपका सही जवाब होता है पीपी चौधरी। पीपी चौधरी ने ही कोविड-19 महामारी, वैश्विक प्रतिक्रिया, भारत का योगदान और आगे का रास्ता नामक संसदीय समिति की रिपोर्ट की अध्यक्षता की थी। 1909 में क्रिकेट के गठन के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया था। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ICC। इसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जाना जाता है। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होता है। तो देखिए, किसी देश का जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, वह अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों से प्राप्त होता है। वह कौन-कौन से क्षेत्र हैं? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो आपका सही आंसर होता है ऑप्शन डी, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। स्वतंत्रता के अधिकार में भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार शामिल है? तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ए में दिया गया है कि इसे अगस्त 2023 में लोकसभा में पेश किया गया। बी में है यह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर GST अधिनियम 2017 में संशोधन करता है। तो आपके ये दोनों ही कथन सही है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, एक और दोनों ही कथन सही हैं।